आफ्टरनून एवरीवन। मैं डॉक्टर मंजू कुमारी, व्याख्याता भौतिकी। पूरे एनजीपी पटना 13 परिवार की तरफ से आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और स्वागत करती हूँ अपने संस्थान में चल रहे वेबिनार सीरीज के 54वें एपिसोड के लिए। जैसा आप सब लोग जानते हैं कि पटना 13 जो न्यू गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक है वो पिछले 1-1.5 सालों से वेबिनार की सीरीज चला रहा है और हर एक क्षेत्र से, हर एक विधा से हम अतिथि व्याख्या स्पीकर्स को बुलाते हैं और वो अपना बहुमूल्य समय देते हैं और बच्चों को नई नई जानकारी प्रदान करते हैं। बच्चे भी बहुत लाभान्वित होते हैं इससे। उसी सीरीज में आज हम लोगों ने जो 54वीं सीरीज है हमारी आयोजित की है। आज हमारे साथ हैं इंजीनियर हरिओम सर। उनके बारे में हमारे आज के वेबिनार के कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर अमृतांशु सर बता देंगे। मैं बस इतना ही बताना चाहूंगी कि जैसा जितने भी जुड़े हुए छात्र हैं और जितने भी सुनने वाले हैं, सब बस इतना ही ध्यान रखेंगे कि पहले सर को बोल लेने दिया जाएगा, उनकी बात सुन ली जाए। उसके बाद आपकी जो भी क्वेरी होगी वो आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे और सर के सेशन के बाद क्वेश्चन आंसर का सीरीज सेशन लिया जाएगा। बीच में आप बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और जैसा कि एनजीपी 13 का प्लेसमेंट सेल है, जहां बच्चे अच्छी अच्छी कंपनीज के लिए इंटरव्यू करते हैं और प्लेसमेंट पा रहे हैं, तो ये स्टील इंडस्ट्री आज जो हमारा टॉपिक है, कैरियर अपॉर्चुनिटी इन स्टील इंडस्ट्री, क्योंकि हम पढ़ाई ही कर रहे हैं, सबसे ज्यादा हमारा ओरिएंटेशन है कैरियर के लिए ही। तो आज सब हम मिल करके जानेंगे कि स्टील इंडस्ट्री में हमारे लिए क्या ऑप्शंस हैं। जो बच्चे यहाँ पॉलिटेक्निक में पढ़ रहे हैं, चाहे किसी भी ब्रांच में हो, उनके लिए वहाँ क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, वो सब विस्तार से आज बताई जाएगी। तो बहुत ध्यान से आप सुनिए और आनंद लीजिए। ओवर टू अमृतांशु सर, आप गेस्ट सर के बारे में कुछ बताइए और हम वेबिनार शुरू करें। थैंक यू। थैंक यू। अमृतांशु सर। हाँ हाँ, बस आप शुरू कीजिए। अमृतांशु सर, गेस्ट सर के बारे में आप थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दीजिए, बच्चों को जानकारी हो जाए कि सर क्या हैं और कहाँ से हैं। ठीक है, ओके ओके। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। नेटवर्क इशू था इसीलिए। बीच में डिस्टर्ब गुड नहीं मॉर्निंग करोगे, टू ऑल। पहले ही मैं बताई हूँ ना कि बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना है बीच में। सर को बोल लेने देना है और जो भी तुम्हारी क्वेरी होगी वो कमेंट बॉक्स में डालोगे। ठीक है, ओके। ओके, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आज हम लोग इस वेबिनार में स्टील इंडस्ट्रीज के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो आज आज जो हमारे गेस्ट हैं इंजीनियर हरिओम सर, वो हमारे मित्र भी हैं और बहुत दिनों से हम लोग जुड़े हुए भी हैं और स्टील इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो वो भी एक कनेक्शन है। ये भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है। तो मैं इनके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन पहले आप लोगों को बता देना चाहता हूँ और वर्किंग एक्सपीरियंस के बारे में, किस एरिया में काम कर रहे हैं, ताकि एज ए इंजीनियर आपके मन में जो भी सवाल आ रहा हो, लास्ट में हम लोग क्वेश्चन सेशन के दौरान या आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो उस दौरान हम लोग उस क्वेश्चन आंसर को भी लेंगे। तो स्टील इंडस्ट्री में क्या कैरियर अपॉर्चुनिटी है एक इंजीनियर के लिए, खास करके मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जो भी स्टूडेंट है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है, उन लोग के लिए यहाँ पे बहुत ज्यादा स्कोप है। तो क्या है, इन सारे एस्पेक्ट को सर क्लियर करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं सर का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन कर देता हूँ। सर बेसिकली हरिओम सर बिहार से ही है, बिहार के मधेपुरा जिले से हैं और इन्होंने अपना एजुकेशन यहीं से कंप्लीट किया है, पटना में रह के। उसके बाद एसआईटी तुमकुर से 2006-10 बैच में इन्होंने अपना बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच में कंप्लीट किया। फिर उन्होंने एनआईटी भोपाल मटेरियल साइंस में एमटेक किया है और चूंकि उनका मटेरियल साइंस में इंटरेस्ट था,
और स्टील इंडस्ट्री इसका एक बेहतरीन प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है जो इन्होंने पढ़ा, तो इसलिए ये स्टील इंडस्ट्री में है। और इसको प्लांट सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि भारत की एक महारत्ना कंपनी है, उसी का एक प्लांट है इसको बर्नपुर, जहाँ पे आपको सरिया बनता है, लॉन्ग प्रोडक्ट बनता है। तो वहाँ पे ये पिछले 8-9 साल से कार्यरत है और अभी वहाँ पे वर्तमान में यह मैनेजर पद पे है। 2013 में इस ऑर्गेनाइजेशन को इन्होंने एज ए मैनेजमेंट ट्रेनी ज्वाइन किया था और 8-9 साल के एक्सपीरियंस के बाद अभी ये मैनेजर के पद पे यहाँ कार्यरत है। और ये स्टील इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल सेक्शन में काम कर रहे हैं, वहाँ पे किस तरह का है। मैं चाहूंगा कि सर जो है ज़्यादा डिटेल में आपको इंडस्ट्रियल एक्सपोजर देंगे और पीपीटी के माध्यम से या अन्य तरीके से भी आपको बताएंगे कि एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन की स्टील इंडस्ट्री है क्या, और यहाँ पे एज इंजीनियर आप अपना भविष्य कैसे देख सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं चाहूंगा कि हरिओम सर आप अपना वेबिनार स्टार्ट करें। थैंक यू अमृतांशु सर और मंजू सर। बहुत मतलब ये जो मतलब इतने स्टूडेंट्स के बीच में बहुत दिनों के बाद आने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं बहुत मतलब हैप्पी हूँ बता के कि मतलब स्टील इस समय जो है बहुत सही चल रहा है। मतलब हम लोग एक्सपेंशन फेज में हैं, और मतलब इसमें अपॉर्चुनिटीज जो एक मास रिक्रूटमेंट टाइप की बात अभी चलने वाली है, जो कि हम लोग नेशनल स्टील पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं, और 300 मिलियन टन हम लोगों का, उसमें 50 मिलियन टन का योगदान रहेगा। और अभी हम लोग 23 पे हैं, मतलब ऑलमोस्ट हमको डबल करना है, और हमारे पास लैंड और माइंस इसकी कमी नहीं है। तो मतलब वी आर इन ए गुड मतलब स्टेट की हम लोग स्टार्ट कर पाएंगे तुरंत। और मतलब अच्छे स्टील प्राइसेस मिलने के कारण हमारे जो पिछले लोन थे वो सारे चुक गए, और मतलब हम लोग रेडी हैं। मतलब दिस इज गोल्डन पीरियड, मतलब इज कमिंग फॉर वैकेंसीज। व्हाट वाज इन द 2010 और 13, जिस समय मैं गया था उस समय मतलब 800,000 ऐसे वैकेंसी आ रहे थे। जब आप नया ब्रॉन्ड फील्ड या ग्रीन फील्ड प्लांट बनाते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। वंस प्लांट एस्टेब्लिश तो वहाँ पे वैकेंसीज कम हो जाते हैं, क्योंकि लोग रिटायर करेंगे, फिर आपके लिए वैकेंसीज होगा। जैसे ही नया एक्सपेंशन होगा देयर आर लॉट ऑफ वैकेंसीज। मतलब एकदम नया से शुरू होता है। जैसे मैं जिस प्लांट में आया था, मैंने स्टार्ट किया प्लांट को, ठीक है, तो उस समय बहुत मैं भी आया था तो नया था, कुछ आइडिया था नहीं। तो मैं अपने बारे में बता दूं, मैंने 2013 में एमटीटी ज्वाइन किया था, और अभी रॉ मटेरियल डिवीजन में हूँ। और मेरा जो मेन काम है वो आयरन और फाइंस, और जो फ्लक्स है डोलोमाइट, लाइमस्टोन और कोल, इसकी क्वालिटी क्वांटिटी, इन सब चीज़ों का चेक करना। मैक्सिमम हम लोगों का चूंकि कैप्टिव आयरन और माइंस है, गुआ चिड़िया, तो मैं मतलब क्वालिटी देखता हूँ, ताकि सिलिका और ये सब तरह की चीज़ें उसमें नहीं बढ़ पाए। वैसे तो आज का वेबिनार जो है वो मैक्सिमम मैं आपको बताता कि वैकेंसीज की क्या ट्रेंड है, हमारे यहाँ क्या बात हो रही है। क्योंकि मैं भी रहता हूँ एक्सपेंशन में, जैसे कि माइंस का भी एक्सपेंशन चल रहा है, तो वहाँ क्या क्या प्रोजेक्ट आने वाले हैं ये सब मैं बताता। इस समय होपफुली सब चीज़ पॉजिटिव है। और मतलब उससे पहले मैं एक सोच रहा था कि सिंपल सा एक ये प्रेजेंटेशन दे दे क्या प्लांट का। अमृतांशु सर क्या करें, प्रेजेंटेशन दे दें या पहले बता दें? आप प्रेजेंटेशन दे दीजिए सर, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इन लोग को स्टील प्लांट का आ जाएगा, फिर लास्ट में आप बता दीजिए। ठीक है, Career pursuit। ठीक है। इसमें शेयर स्क्रीन करेंगे ना? हाँ, ये ठीक है, मतलब विजिबल। आ रहा है क्लियर? हाँ हाँ ठीक है, विजिबल है। ठीक है, ये एक बहुत प्रोसेस अच्छा फ्लो से है सर। आईएसपी, और इसमें रोल ऑफ प्लांट कंट्रोल का है। ये हम लोग ये मैंने उनसे लिया जो एमटीटी अभी आए हुए हैं हमारे पास 18, उसी को हम लोगों ने प्रेजेंट किया था। तो उसी में हम सब चीज़ बताते हैं लोगों को कि क्या करना है। तो मैं थोड़ा अपने प्लांट के बारे में बता दूं। ये 2.5 मिलियन टन का इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट है, और ये दामोदर के किनारे बसा हुआ है, और हल्दिया पोर्ट के कारण और NH-19 के नज़दीक होने के कारण हमको इसका फ़ायदा मिलता है। और इसको स्टील स्टैंड फॉर द इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी। इसको ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट है। 1918 में मार्टिन बर्न ने इसको स्टार्ट किया था, और ये मतलब फर्स्ट ब्लू चिप कंपनी थी, जिसका शेयर जो है लंदन स्टॉक एक्सचेंज में 1960 में लिस्टेड हुआ था। और ये 2006 में सेल से मर्ज हो गया,
और उसके बाद इसको टेक ओवर कर लिया गया है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और हम लोगों ने इसको 2.5 मिलियन टन का एक्सटेंशन मतलब एक्सपेंशन करके, और ये हमारा टाइमलाइन है 1922 में। देखिएगा कि ये सर बीरेन मुखर्जी जो है वो कोक ओवन बैटरी कर रहे हैं, वो स्टार्ट कर रहे हैं, और उसके बाद आप ये 2006 में सेल में ये शामिल हुआ, और 2015 में हमारा ब्लास्ट फर्नेस कल्याणी स्टार्ट हुआ। दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ब्लास्ट फर्नेस, 4160 क्यूबिक मीटर कैपेसिटी है। जिस समय ये स्टार्ट हुआ था दिस वाज द लार्जेस्ट, बट अभी मेरे ख्याल से 43 और 42 एक टाटा स्टील ने और एक जिंदल ने स्टार्ट किया है, तो वो अभी थर्ड या फोर्थ पे आ गया है हमारा ब्लास्ट फर्नेस लार्जेस्ट होने के मामले में। अब आपको जो मेजर फैसिलिटीज़ है हमारे आईएसपी में वो बता देता हूँ। कोक ओवन है हमारे पास, बैटरी नंबर 10 और 11, 7 मीटर बैटरी में 74 ओवंस हैं, और 4.4 मीटर हाइट वाले बैटरीज में 78 ओवंस हैं। 1.2 मिलियन टन का जो है इसका कोक कैपेसिटी है। और अब कोक की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि मतलब आपको हीटिंग एजेंट मेनली कोक ही रहता है, हम लोग डायरेक्ट कोल नहीं डाल सकते हैं। और जो इंडियन कोल है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है, मतलब उसकी केकिंग कैपेसिटी अच्छी नहीं है, तो मैक्सिमम हम लोग इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम यूएसए और ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि उनकी केकिंग प्रॉपर्टी बहुत अच्छा होता है। और मतलब जैसे कोक ओवन से बाय प्रोडक्ट हमको मिलता है, जैसे नेफ्थलीन, बेंजीन, इन सब का बहुत ज़्यादा कॉस्ट होता है मार्केट में, मतलब ये हर तरह से बेनिफिशियरी है हमारे लिए। उसके बाद सिंटर प्लांट है, 2 यूनिट्स है, 204 मीटर स्क्वायर का सिंटर। जैसे कि आप आयरन और फाइंस को डायरेक्ट चार्ज नहीं कर सकते हैं ब्लास्ट फर्नेस में, क्योंकि चोक कर देगा ब्लास्ट फर्नेस को। तो इसके लिए सिंटर बनाते हैं। सिंटर में जैसे 71% आयरन और फाइंस और फ्लक्स लाइम डोलो होता है, कोक होता है। मतलब मैं सिंटर प्लांट में भी काम किया हूँ, तो उसमें यही 71% आयरन और फाइंस और 20% के अप्रॉक्स फ्लक्स, मतलब कि लाइम और डोलो, और उसके बाद बचा हुआ कोक डस्ट होता है। और उसके बाद वो एक लम्प शेप में बन जाता है, और उसके बाद उसको डायरेक्ट चार्ज कर सकते हैं। ब्लास्ट फर्नेस जैसा कि हमने बताया कि वन ऑफ द लार्जेस्ट ब्लास्ट फर्नेस है, कल्याणी नाम है। 4161 मीटर क्यूब वॉल्यूम है हमारा, 2.7 MTPA हॉट मेटल का ये है, और 2015 में ये स्टार्ट हुआ था। इसके बाद स्टील मेल्टिंग शॉप में 3 BOF कन्वर्टर है, 1.50 टन ईच, और वहाँ पे हम 2.5 मिलियन टन क्रूड स्टील बनाते हैं, और ये 17 में कमीशन हुआ था। अब जो मिल्स है हमारे पास 3 मिल है, वायर रड मिल, बार मिल और यूनिवर्सल सेक्शन मिल। उनकी जो कैपेसिटीज है 0.55 मिलियन टन, 0.9 मिलियन टन और 0.85 मिलियन टन। सेल के हर स्टील प्लांट का अपना कुछ स्पेशलाइजेशन होता है, हमारा यूएसएन है, यूनिवर्सल सेक्शन मिल। जैसे कि भिलाई का वर्ल्ड लार्जेस्ट रेल है 130 मीटर का, और दुर्गापुर का है कि वो व्हील एंड एक्सल के लिए एक्सपर्ट हैं। और ये बोकारो आपको फ्लैट प्रोडक्ट्स जैसे कि सीट ये सब बनाता है। और मतलब ये राउर किला भी फ्लैट प्रोडक्ट में, जैसे कि आपको ऑटो ग्रेड स्टील या फिर ट्रांसफार्मर ये सब बनाता है के लिए जो स्टील होता है वो यूज़ करता है। तो हमारे लिए स्पेशल है यूनिवर्सल सेक्शन मील। ये डेनियली ने बनाया है, जो कि एक जर्मन कंपनी है और बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है, मतलब इतना एडवांस है कि हमें चलाने में दिक्कत हो रही है। प्रोसेस फ्लो है नॉर्मल स्टील मेकिंग में, आयरन और फाइंस इंडिया का जो है उसमें 63% के आसपास मतलब एफई कंटेंट है। हमारा जो मेन माइंस है वो है गुआ चिड़िया, गुआ एशिया लार्जेस्ट माइन, और मेघाता बुरू, किरी बुरू, और मतलब हमारे पास कैप्टिव आयरन ओर इतना है कि मतलब हमें मतलब इंपोर्ट नहीं करना पड़ता। इनफैक्ट इंडिया एक्सपोर्ट करता है, जापान का मैक्सिमम आयरन और फाइंस हमारे यहाँ से जाता है, मगर हम नहीं देते, एनएमडीसी देता है। ठीक है। तो उसके बाद सिंटर बनाने के लिए वही कोक और आपको फ्लक्स की ज़रूरत पड़ती है। फिर मोल्टन हॉट मेटल 94% आयरन के साथ, उसके बाद लिक्विड स्टील बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस में जाता है, जहाँ पे ऑक्सीजन लैंसिंग होता है। वही ऑक्सीजन प्लांट जहाँ से इस समय हम लोगों ने पैंडमिक के समय मतलब पूरे इंडिया को सप्लाई किया था, खास करके दुर्गापुर और इसको। तो हमारे पास ऑक्सीजन प्लांट होता है सबके पास। तो वही लॉन्चिंग होता है ऑक्सीजन का, वो लॉन्चिंग का ही पिक्चर है, जिससे कि स्टील को प्योर किया जाता है, मतलब वो हॉट मेटल से वो लिक्विड स्टील होता है। उसके बाद कंटिन्यूस कास्टिंग मशीन है, और फिर रोलिंग मिल्स है। अब कोक ओवन बैटरी के बारे में बताया, ये जो है
हमारा मेन वेल ग्रेडेड कोल जो है ये आपको ऑस्ट्रेलिया और यूएसए से आता है। मतलब हमारे पास ये स्टील ग्रेड कोक कम है, जैसे चासनाला में है, रामनगरी में, लेकिन उसको बहुत कम यूज़ करते हैं, मतलब 5 से 10%। मोस्टली हम लोग मतलब वो इंपोर्ट से ही काम चलाते हैं। और हीटेड कोक कोल्ड होता है और उसको प्रॉपर साइज में हम लोग स्क्रीन करते हैं। नट कोक को जो होता है हम लोग ब्लास्ट फर्नेस में चार्ज करते हैं, बाकी जो डस्ट फाइन्स है उसको हम लोग सिंटर बनाने में यूज़ करते हैं। और जो इसके इम्प्योरिटीज़ होते हैं गैस, उससे बाय प्रोडक्ट प्लांट बनता है जो हमारे इनकम का बहुत अच्छा पार्ट है। जैसे सल्फर, अमोनिया, बेंजॉल, ये सब मतलब मिलता है हम लोगों को। सिंटर प्लांट मैंने बताया कि आप डायरेक्ट फाइन्स नहीं कर सकते हैं चार्ज ब्लास्ट फर्नेस में, क्योंकि ये ब्लास्ट फर्नेस को क्लॉग कर देगा और वो चिल हो जाएगा। चिलिंग का मतलब है कि किसी एक जोन में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो जाना और वो फिर हॉट मेटल वहीं पे मतलब वो काइंड ऑफ जम जाता है। मतलब एक बार हमारे प्लांट में हुआ था, और मतलब दैट्स नीड बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज चाहिए, मतलब आपको कोरिया से आदमी बुलाने पड़ते हैं उसको ठीक करने के लिए। ठीक है, तो वो है ब्लास्ट फर्नेस। वन ऑफ द लार्जेस्ट ब्लास्ट फर्नेस, 2.7 बिलियन टन कैपेसिटी है। इसमें हम लोग आयरन और लम्स, सिंटर कोक और लाइम स्टोन करते हैं। इस ब्लास्ट फर्नेस की जो एक खासियत है, कोल डस्ट इंजेक्शन है। कोल डस्ट इंजेक्शन जो है हमारा कोक का परसेंटेज घटाता है, क्योंकि कोल हम लोग अधिकतर यूएसए और ऑस्ट्रेलिया से मंगाते हैं। उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट प्लस माइनिंग लीज बहुत कॉस्टली पड़ता है। अगर स्टील हमारा कुछ महंगा है तो उसके पीछे कोल का हाथ है। कोल डस्ट इंजेक्शन में हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारे पास जो अपना कैप्टिव माइन है, जैसे चास नाला या फिर रामनगर या जीतपुर या जो भिलाई स्टील प्लांट के अपने कैप्टिव माइंस है, वहाँ से मतलब लोकल कोल यूज़ करने का उसमें कोशिश किया जाता है। इससे हमारा कॉस्ट कटिंग होता है। उसके बाद हॉट एयर ब्लास्ट होता है, क्योंकि मतलब वही एयर फ्लो होना चाहिए ब्लास्ट फर्नेस में। एयर फ्लो नहीं होगा तो आपका प्रोडक्शन बहुत कम हो जाएगा, और प्लस इससे मिक्सिंग हो जाता है स्लैग और मतलब हॉट मेटल का। तो इससे प्रॉब्लम हो जाता है कि आपको बीओएफ वो मटेरियल लेगा ही नहीं, और आपको उसको पिग आयरन की तरह डंप करना पड़ेगा, जो मतलब बहुत मेजर लॉस है। अब ब्लास्ट फर्नेस का ये एक, इसमें सारा रिएक्शन जो होता है, ऊपर से ओर लाइम स्टोन और कोक डालते हैं, वेस्ट गैसेज है, हॉट एयर नीचे से ब्लो करते हैं ताकि फ्लो बना रहे, और टेम्परेचर चार्ट है। लास्ट फर्नेस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ये आप लोग मैं पीपीटी शेयर कर दूंगा, वो लोग देख लीजिएगा, और रिएक्शन ये सब देख लीजिएगा। उसके बाद स्टील मेल्टिंग शॉप है। हमारे पास 3 कन्वर्टर हैं 150 टन के, और हमारे पास बिलेट और बूम दोनों के कास्टर अलग अलग हैं, और 2 लेडल फर्नेस है। उसके बाद एसएमएस का प्रोसेस व्यू है। हॉट मेटल जो ब्लास्ट फर्नेस से आता है उसमें अभी भी 94% के आसपास ही रहता है। उसको 98 ले जाएंगे, प्लस ले जाएंगे, मतलब स्पेशल में तो 99 पॉइंट। सर आपकी साउंड नहीं आ रही। अब हुआ, देखिए तो। यस सर, यस सर। हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, वो अनम्यूट हो गया था। ठीक है, मैं कहाँ पे पीछे छूट गया था? हेलो। एक मिनट हम पीछे से। लोग
और कास्टिंग प्रोसेस तक पहुंच गए थे ना हम लोग। और थोड़ा पीछे यस सर। हाँ, तो कास्टिंग जो होता है वो ब्लास्ट फर्नेस के बाद जो होता है टिंडिस होता है, उसमें आपको कंटिन्यूस रोलर्स पे जो है कॉपर मोल्ड से वो हम लोग बूम और बिल्लेट यहीं पे बनाते हैं। ये इनपुट है आपको मिल्स के लिए, बिल्लेट और बीम। ठीक है, इसका डायमेंशन में केवल अंतर होता है, 150 150 और 200 एंड 280 होता है। तो अब जैसे वायर रॉड मिल है तो इसको बिल्लेट चाहिए 150 इंटू 150। यहाँ पे आपको वायर रॉड क्वाइल्स और इसका जो हमारा कैपेसिटी है 0.55 मिलियन टन है। ठीक है, और इससे जो हमारा मेन प्रोडक्ट है हाई कार्बन वायर रड्स, ऑटोमेटिव स्टील वायर, इलेक्ट्रोड क्वालिटी वायर, केबल आर्मर और कोल हीटिंग वायर। इसके बाद बार मिल में आपको बिलेट्स ही लगेंगे। आउटपुट टीएमटी बार्स है और इसका कैपेसिटी 0.9 मिलियन टन है। 22 स्ट्रेंड्स हैं और प्रोडक्शन में 8 से 40 रिबार्स आपको इससे बना सकते हैं। सेल सिक्योर टीएमटी बार्स वो हम लोगों ने नया निकाला है जो अर्थक्वेक से सिक्योर करता है। उसके बाद टीएमटी रिबार्स है। टीएमटी मतलब स्पेशल ग्रेड स्टील है ये सारे। FE 1600, FE 550D। उसके बाद यूनिवर्सल सेक्शन मिल, ये हमारे लिए नया है, मतलब ये हमारे पास कहीं नहीं है। ये जो डायरेक्ट हम लोग मतलब बना सकते हैं आई सेक्शन, टी सेक्शन, जो रेलवे के क्रॉस ओवर्स बने होते हैं या रोड में, ये डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। आपको मतलब आप यहाँ ऑर्डर आता है और हम लोग डायरेक्ट उसी साइज में बनाते हैं, आपको डायरेक्ट ले जाके असेंबल कर देना है। मतलब ये इंडिया के लिए ही नया है, शायद एक और मिल है तो इसके लिए ब्लूम लगता है 200 एंड 280। इसमें जो है नैरो पैरेलल बीम्स और यूनिवर्सल बीम, चैनल्स, इक्वल एंगल्स, ये एज पर डिमांड हम लोग बना सकते हैं। ये मतलब हम लोग का सबसे वर्सेटाइल प्रोडक्ट है, मतलब इसी के लिए आईएसपी को मेनली ये किया गया है। और इससे आपको मतलब जैसा डिमांड होता है, जैसे दिल्ली एयरपोर्ट, इन सब जगहों पे भेजा गया था। और आर्मी का इसमें काफ़ी डिमांड रहता है। अब आप आईएसपी प्रोसेस फ्लो चार्ट देख सकते हैं। कुकिंग कोल है, कोल बेड है, तो आप आयरन ओर लम्प्स जैसे कि उसका क्वालिटी हो गया। उसके बाद हम लोग इसको सिंटर बना के ब्लास्ट फर्नेस में चार्ज किए, और जो कन्वर्टेड है उसका मतलब एक पूरा यही डाटा है। यही था नॉर्मल। हेलो। हाँ सर, ये बहुत बहुत अ, अच्छा था सर, थैंक यू सो मच। ये बहुत बेहतरीन आपने बताया लेआउट इसमें कोई क्वेश्चन होगा तो वो मैं बाद में बता दूंगा, मैं अभी उससे हट नहीं स्टील रहा हूँ। इंडस्ट्री ठीक का। है, खास करके अब अगर थोड़ा सा बता दीजिए क्या क्या। हाँ इसमें अगर कोई भी मतलब किसी को कुछ पूछना होगा तो मैं बता दूंगा। ठीक है। आ, ये सर, पहले थोड़ा सा हाँ आपके हाँ, मैं ये बता दे रहा हूँ, मैं मेनली मैंने यही पता थोड़ा सा हाँ कैरियर अपॉर्चुनिटी हाँ, के ये बारे में। जैसे कि स्टील इंडस्ट्री का नेचर साइक्लिक होता है। मतलब ये हर जगह आपको बताया जाएगा कि मीन्स वंस यू विल गेट मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉफिट, और फिर उतना सही नहीं रहता। तो जैसे मेन एक्सपेंशन देखिए तो 13-14 में आके मेन एक्सपेंशन हमारा बंद हो गया था। और मतलब सभी का, हमारा नहीं, मैं टाटा स्टील जाता रहता हूँ। जिंदल में तो मैंने ट्रेनिंग ही किया था क्योंकि मैंने सॉफ्ट से पढ़ाई करी है। तो तीनों जो मेन प्रोड्यूसर है, मैं दोनों मतलब तीनों जगह पे हैं लोग और मैं जाता रहता हूँ। तो इस समय बहुत पॉजिटिव टाइम है। मतलब सेल के प्रोस्पेक्ट से बताऊं तो हम लोगों ने मतलब 70,000 करोड़ का लोन लिया था। ठीक है, टू एक्सपेंड आवर प्रोडक्शन फ्रॉम 12 से 21 मिलियन टन करने के लिए। तो वो लोन इस समय मतलब खत्म होने पे है। 20,000 करोड़ पिछले तिमाही में आ गया है, और मोस्ट प्रॉब्ली हम लोग इसको नेक्स्ट मतलब क्वार्टर में कंप्लीट करके और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे नया एक्सपेंशन फेज। तो हमारे साथ पॉजिटिव ये है कि हमें जमीन लेने की जरूरत नहीं है, हमारे पास माइंस है, हमारे पास कोयलरीज है, और लगभग 50% फ्लक्स जो है वो हमारे पास अवेलेबल है खुद के कैप्टिव माइन से। 50% हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। ये मतलब कुछ इधर से आता है जैसलमेर से, और कुछ मतलब फॉरेन से एक्सपोर्ट होता है, वो उसका नहीं है उतना प्रॉब्लम है। तो वो जो समय था वो मतलब अब हम लोग जो है एक्सपेंशन मोड में आ गए हैं। तो आप मान के चलिए हम लोगों का अभी जो है नेशनल स्टील पॉलिसी में 300 मिलियन टन करना है, तो उसमें 50 हम लोगों का है 2030 में, वो क्लियर कर दिया गया है। और एक्सपेंशन प्लान भी ऑलमोस्ट आ गया है, जैसे हमारा 2.7 से 5 हो जाने वाला है।
मतलब शुरू हो चुका है ऑलरेडी, हम लोगों ने एक्सपेंशन कर लिया है, मतलब वो स्टार्ट हो गया है। तो आप थंब रूल समझिए, जो वर्ल्ड का थंब रूल है, 1 मिलियन टन में 1000 एम्प्लॉयज लगेंगे। ये मतलब ये जापान और चाइना का है, हमारा तो है कि 21 में हम लोगों के पास 63,000 है, मतलब हम लोग 3 गुना आदमी सेल के पास है, 2.3 टाइम्स मतलब वर्ल्ड स्टैंडर्ड से ज़्यादा मैन पावर टाटा के पास है, और जिंदल के पास 1.75 है। ठीक है, तो अगर हम केवल सेल के प्रोस्पेक्ट से ही देखें और 21 से अगर हम 50 करेंगे, तो हम लोग लगभग 29 के आसपास हम लोगों को बढ़ाना होगा अपना प्रोडक्शन कैपेसिटी। तो उससे सोच लीजिए कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैसा होगा। और पिछले बार जो हम लोगों ने एक्सपेंशन किया, तो उसमें हम लोग थोड़ा ये हो गए थे कि एक साथ बहुत सारा एक्सपेंशन प्लान करने के कारण थोड़ा डिले हुआ था। लेकिन इस समय चूंकि साइकिल पॉजिटिव है, और चाइना जो है वो पेंडेमिक के कारण मतलब स्टील डंप नहीं कर पा रहा, तो हम लोगों को काफ़ी अच्छा इसमें प्राइस मिल रहा है, चाहे टाटा स्टील हो, सेल हो, जिंदल हो, जो मेजर प्लेयर हैं। और ये मान के चलिए कि आपको कितना एडअप होना है, 140 मिलियन टन हमारा इस समय प्रोडक्शन है, हमको 300 टन करना है, तो 300 मिलियन टन करना है, तो मान के चलिए आप 150, और आप अगर वर्ल्ड स्टैंडर्ड से भी जाएंगे तो इन 2000 इतना एम्प्लॉयमेंट अभी जनरेट होना है विद इन 9 ईयर। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि 2010 और 13 जैसे गोल्डन पीरियड था, हम लोग जिस समय आए थे सेल में, उस समय भी वैकेंसीज देखिए तो आपको 800,000 इस तरह का है। तो सेम फेज इज गोइंग टू स्टार्ट नाउ। मतलब ये अच्छा है, पॉजिटिव है, क्योंकि सभी लोग यंग हैं और मतलब इस एरिया में आगे आना चाहते हैं। और सेल में जैसे कि जूनियर इंजीनियर्स के लिए काफ़ी अच्छा है, और अभी वैकेंसीज निकलने वाले, प्लांट ऑलरेडी स्टार्टअप हो चुका है, मतलब कि अगला एक्सपेंशन। और हमको लगता है कि 2024 से मतलब इलेक्शन से पहले तो ज़रूर कुछ ना कुछ स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि उद्घाटन भी करना है। तो यही है, अभी मतलब वैकेंसीज निकलेंगी, और आप लोग तो पहले भी, अमृतांशु सर लोग तो बहुत प्रिपेयर किए हैं, उनको पीएसयूज का आइडिया है। तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा समय आने वाला है। टाटा स्टील में अप्रेंटिसशिप का भी बहुत सही टाइम है इसमें, मतलब एक्सपेंशन होगा 5 ट्रिलियन। और सबसे बड़ा बात है, एक मिशन पूर्वोदय करके भी एक प्लान है, जिसमें कि मैक्सिमम स्टील जो 3000 मिलियन टन में है, वो हमारा कोलकाता हेडक्वार्टर होगा। और चूंकि हमारा आयरन और कोल और लाइम डोलो जो भी माइंस है, ये 4-5 स्टेट में ही है, झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, और ये झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल इन्हीं में है। तो यही एरिया होगा जो बहुत ज़्यादा मतलब क्लस्टर्स में आपको यहाँ पे होगा। तो ठीक है, इस समय मेरे ख्याल से तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, आप लोग प्रिपेयर कीजिए। और इधर उधर की बातों में नहीं आना है, ये सब की वैकेंसीज नहीं आएंगे, सब आएंगे, क्योंकि एक्सपेंशन ऑन द वर्ज है। क्योंकि मैंने खुद ही देखा है कि जब 2010 और 13 में एक्सपेंशन चल रहा था, तो मतलब देयर वाज मतलब लॉट ऑफ बार्ड था उस समय वैकेंसी का। फिर थोड़ा तो इस समय बीच में ड्राई फेज रहा, क्योंकि स्टील सेक्टर उस समय उतना ज़्यादा नहीं था। मैं और सेक्टर्स की बात तो नहीं कर सकता, जैसे कि और पीएसयूज क्या कर रहे हैं, लेकिन स्टील से मेरा मतलब ऑलमोस्ट तीनों बड़े प्लेयर में बात होती रहती है, मैं माइंड जाता रहता, तो ऑलमोस्ट 1 and 2 ईयर में एक्सपेंशन मोड में है हम लोग। मतलब ये दबाव है, मतलब ये चॉइस नहीं है, हम लोग के पास ऑप्शन नहीं, करना ही है। अदरवाइज आप आयरन और माइंस इतना रख नहीं सकते, गोवा, चिड़िया जैसे बड़े बड़े माइंस पे आप सेल बैठा नहीं रह सकता, हमको एक्सपेंशन करना होगा। और जैसे कि पहले हम लोग जापान को पूरा आयरन और फाइंस बेच देते थे, जापान सेकंड प्लेयर था, अभी थर्ड हुआ है, वो केवल हमारे ही आयरन और फाइंस से। तो मतलब वो होने वाला नहीं है, वो चलने वाला नहीं है, स्टील हमारे यहाँ ही बनेगा। ये मतलब क्लियर हो गया है, एक्सपोर्ट रोक दिया गया है। तो मेरे ख्याल से गुड टाइम है, मतलब आप लोग तैयारी कीजिए। बाकी तो आपके पास अच्छे अच्छे फैकल्टीज़ हैं ही। मोस्ट प्रॉब्ली विद इन 6 मंथ आप लोग देख सकते हैं कि बोकारो अभी बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन फेज में, क्योंकि उसके पास लैंड बैंक बहुत ज़्यादा है। मतलब उनको कोई ये नहीं है कि जितना भी प्लांट एक्सपेंड करना चाहे स्टार्ट हो जाएगा विद इन 6 मंथ। यही है, अब आप लोग पूछिए कुछ। सर, स्क्रीन थोड़ा आप जो है क्या करें, इसको स्टॉप शेयर प्रेजेंटिंग कर स्टॉप से? लीजिए, तो आप स्पॉटलाइट में आ जाइएगा। हाँ, अब हो गया ना? Just- अब हुआ ठीक? हाँ, हमारे चूंकि हाँ सर, हमारे कुछ दिन पहले हमारे कॉलेज में जेएसडब्ल्यू आई हाँ हाँ थी, ये हाँ उड़ीसा में जो अंगुल में, हाँ तो हाँ 8 लड़कों का मैकेनिकल में सिलेक्शन हुआ है स्टील प्लांट में।
तो उसमें से कुछ छात्र हैं जो कुछ क्वेश्चन क्यूरियस है स्टील इंडस्ट्री का कल्चर कैसा है, तो ठीक है, मैं बता दूंगा। मैं मतलब उसी इंडस्ट्री के अंदर की स्टूडेंट का बात एक बताऊंगा क्वेश्चन मतलब। है, मैं आपके सामने रख रहा हूँ। हाँ पूर्णा आप कुमार पूछिए, जो मैं है बता हमारा दूंगा मैनेजर, बताते। ये लोग थोड़े से, हाँ, तो इनका इनका सब जाना है कि व्हाट इज द डेली हेलो, आवाज कट। रूटीन फॉर इंजीनियर इन स्टील प्लांट एंड पावर प्लांट, तो थोड़ा सा वो जैसे कि मैं भी अभी शिफ्ट में आया हूँ, जैसे आज। आप हाँ, भी मैं सच भी शिफ्ट में रहता हूँ, तो ABC हर जगह यही शिफ्ट चल रहा है। जब तक न्यू ये पॉलिसी नहीं हो, जैसे आज मेरा ऑफ है, तो हमारे यहाँ जैसे होता है BBAACC। बी मतलब हुआ 10 से 6, 8 घंटे की ड्यूटी होती है। ए मतलब हुआ 6 से 2, और नाइट मतलब सॉरी, बी मतलब हुआ 2 से 10, मतलब दोपहर वाली शिफ्ट। और ए मतलब हुआ आपको 6 से 2, और नाइट मतलब 10 से 6। तो जैसे ये अपना हर जगह साइकिल लोग यूज करते हैं। जैसे हमारे यहाँ BBAACC है, तो जैसे उसके बाद एक ऑफ मिलेगा, और कल मेरा बी है, तो यही होता है, 8 आवर्स का ड्यूटी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा। और सेल में तो मतलब ऐसा कोई बहुत वर्कलोड आप पे नहीं रहेगा। मतलब ये तो मैंने देखा है, ठीक है, मैं खुद ही कर रहा हूँ। ठीक है, गुड प्लेस है मतलब आपको। और एक मतलब इधर रिसेंट जैसे कि स्टील प्लांट में काम करते हैं लोग, तो उसके फायदे, जैसे सेल है, सेल के बारे में जैसे कुछ लोगों को पता नहीं होगा। बहुत सारी चीज़ें तो मुझे भी नहीं पता थी। जैसे लास्ट दिन एक अनफॉर्चुनेट में एक जूनियर इंजीनियर की डेथ हो गई, मतलब वो आउटसाइड प्लांट है घर पे। तो सेल में ये प्रावधान है कि अगर किसी की डेथ होती है, तो उसका बेसिक और डीए उसके रिटायरमेंट एज तक उसके मतलब जो नॉमिनी होता है उसको मिलता रहता है। ये मैंने अभी करवाया है, वन ऑफ माय मतलब कलीग का ऐसा हुआ था। तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ है, मतलब बहुत सिक्योर टाइप का चीज़ है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा वर्कलोड है। जिंदल में मतलब बेलाड़ी वाले जिंदल में तो हमारे ही कॉलेज से बहुत सारे फ्रेंड हैं वहाँ पे, बहुत। और उसका टाउनशिप देख लीजिएगा, तो मतलब वो टाउनशिप तो एकदम सर ये पूछना चाह रहे हैं बच्चे कि ट्रेनिंग पीरियड में भी साइक्लिंग सीख हो रहा है। डिपेंड करता है। जैसे कि हम लोगों में तो बहुत इमरजेंसी थी, क्योंकि प्लांट नया था और किसी को आता नहीं था। तो कुछ दिन जनरल में रखते हैं, जितना दिन ट्रेनिंग होता है। और ट्रेनिंग कुछ नहीं होता है, मतलब नॉर्मल आपको काम समझना है। वो विद इन 1 and 2 मंथ आपको शिफ्ट में रख लेते हैं। बहुत लोग जनरल भी रहते हैं। जैसे मैं ऑपरेशन में हूँ, तो मेरा शिफ्ट ही रहेगा मोस्ट प्रॉब्ली। लेकिन जैसे मेंटेनेंस है, तो मेंटेनेंस का जनरल शिफ्ट रहता है। हैवी मेंटेनेंस का हर समय जनरल शिफ्ट रहेगा। डिपेंड करता है कि आपका डिपार्टमेंट क्या है। एक एक इलेक्ट्रॉनिक्स की छात्रा है मुन्ना, उनका क्वेश्चन है कि सर व्हाट इज स्कोप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स इन स्टील फैक्ट्री। हमारे यहाँ एक डिपार्टमेंट है, ETL। और जैसे कि बहुत सारे इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम में सिग्नल का प्रॉब्लम आ जाता है, तो जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ठीक नहीं कर पाते हैं बहुत ज़्यादा। मतलब अभी तो लेवल 2 का ही ऑटोमेशन है, 3 भी आ जाएगा। तो जैसे हमारे यहाँ जैसे कुछ प्रॉब्लम आता है, जैसे हैवी मशीनरी में, तो हम लोग बोलते हैं कि ETL को बुलाओ तुरंत। है वो डिपार्टमेंट काफ़ी अच्छा है। और मतलब चूंकि अब सिग्नल्स ज़्यादा है, जैसे कि वो लोग समझते होंगे कि कम, वो हम लोग सिग्नल्स देते हैं, मतलब इलेक्ट्रिकल से वो ज़्यादा हो जाता है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हाथ खड़ा कर देते हैं, तो हम लोग ETL वाले से बुलाते हैं, वो हमसे नहीं होगा, तो सिग्नल प्रॉब्लम है। और मतलब फुल फ्लेजेड डिपार्टमेंट है ETL, मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक का काफ़ी काम है। चलिए, तो इलेक्ट्रॉनिक वाले स्टूडेंट भी आप लोग भी तैयारी में लग जाइए कि आप लोग का भी स्कोप है सेल में। और किन्हीं का क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हाँ, सर यस मैम। हरिओम सर। हैं चैट मैं बॉक्स एक में, या बार डायरेक्टली भी सर से पूछ सकते हैं वन बाय वन करके। हरिओम सर, मैं एक बार आपको फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि एक बार आप इस बात को दोबारा बता दीजिए कि स्टील प्लांट इंडस्ट्री में किसी भी ब्रांच के बच्चे हों, सबको प्लेसमेंट मिल हाँ, सकती है। बिल्कुल मिल सकती क्योंकि बच्चे है, सबसे बिल्कुल ज्यादा, मिल सकती है। मेरा बिल्कुल सबसे ज्यादा इसी वजह से आशंकित रहे हैं कि सिर्फ नहीं नहीं मैकेनिकल वालों नहीं, के लिए असल में है ये वहां पे जगह। मैकेनिकल के लिए भी नहीं है, ये असल में है मेटलर्जी। लेकिन मैं जो ऐसा कुछ नहीं होता। मेरा मैकेनिकल ब्रांच है, मैं ऑपरेशन में काम कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होता, आप मैनेजमेंट ट्रेनी बन के आते हैं, ऐसा नहीं है। मैं जो देख रहा हूँ वो मोस्टली नॉन टेक्निकल है। जैसे कि आयरन और फाइंस में जैसे सिलिका बढ़ गया, तो इसके लिए माइंस से बात करना, या मैं बीच बीच में माइंस विजिट करता रहता हूँ, मेघाता बुरु, जहाँ से मेरा मेन आयरन और फाइंस आता है। तो ये मैकेनिकल काम नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपका जो डिपार्टमेंट है वही काम मिलेगा। मैकेनिकल वाले HRD में भी बैठे हुए हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है, हर डिपार्टमेंट का होता है।
ऐसे तो अगर देखा जाए तो ये ब्लास्ट फर्नेस तो मेटलर्जी का काम है, हमारा काम थोड़ी है। मैकेनिकल तो पूरा, लेकिन शिफ्ट इंचार्ज मैकेनिकल है, मेरा ही बैचमेट है। ऐसा वहाँ पे कुछ नहीं है कि इलेक्ट्रिकल ही करेगा, मैकेनिकल हर डिपार्टमेंट का वहाँ पे है। और मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स वाले का तो आराम है, कम से कम दिन वाली ड्यूटी रहती है, प्रॉब्लम आने पे बुलाया जाता है। हम लोग तो वहाँ 8 घंटा रहते हैं। सबका है काम, ऐसा नहीं है। मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल ज़्यादा है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स का भी है, इवन सिविल का भी है। इतना बड़ा टाउनशिप है, टाउनशिप में सिविल का कंस्ट्रक्शन चलता रहता है। हमारे यहाँ नया टाउनशिप बन रहा है और इतना लैंड है, मतलब और जैसे ही नया प्रोजेक्ट आएगा, जैसे मैंने बताया, तो उसमें तो सिविल ही काम करेगा ना, मैकेनिकल क्या काम करेगा। नया बिल्डिंग बनना है, नया कन्वेयर के लिए लेआउट बनाना है, तो मतलब इवन सिविल का भी इस समय डिमांड आएगा। जैसे ही मतलब एक्सपेंशन फेज में आएंगे, हमारे यहाँ सिविल भी है। मेटलर्जी तो उतना मिलता ही नहीं है, मेटलर्जी जितना चाहिए। मैं जो काम कर रहा हूँ वो मेटलर्जी वाला है, वो मैकेनिकल का नहीं है। हमें मतलब ऐसा नहीं है कि मैं गियर बॉक्स या फिर बेल्ट पुली शाफ्ट ये सब नहीं देख रहा हूँ। और मैं तो इसके लिए विरोध भी किया था कि भाई मैं मैकेनिकल भूल जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको जो चाहिए वही मिलेगा, और सब ब्रांच को मिलता है। जी जी, बहुत बढ़िया सर। और किसी की क्वेरी है क्या? हाँ मैम, कुछ क्वेरी है। बच्चे जानना चाह रहे हैं सर कि अगर वो जैसे जेई पे ज्वाइन करते हैं स्टील इंडस्ट्री में, हम्म। तो अपने आप को कैसे फ्यूचर के वहां पे प्रोजेक्ट करवाएंगे, क्या फ्यूचर स्कोप है, कहाँ तक, किस लेवल देखिए जैसे जिंदल में है, तक तो जा सकते हैं, जैसे जिंदल और फ्यूचर ग्रोथ? टाटा स्टील में जूनियर इंजीनियर के लिए बहुत ज़्यादा स्कोप है। और जैसे कि फील्ड में मेनली वही रहते हैं। और जैसे मैं जब ट्रेनिंग लेने गया था, तो जो मुझे ट्रेनिंग दे रहे थे वो जेई ही थे। और जैसे मेरे भी जो बैचमेटों ने ज्वाइन किया, तो वो जिनसे ट्रेनिंग ले रहे थे वो भी जेई हैं। इन दोनों कंपनियों में बहुत अच्छा है। टाटा स्टील तो मतलब बेस्ट है। इवन गवर्नमेंट प्राइवेट होते हुए भी वो गवर्नमेंट से अच्छा है। हमारे यहाँ कल्चर थोड़ा कम था सेल में, लेकिन अब जो है वो सुधार हो रहा है उसमें, क्योंकि कॉस्ट कम्पिटिटिव बनना है। आप सरकारी कह कह के बच नहीं सकते बहुत दिन तक। तो अब वही हर जगह होता है, मेन सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी अब जूनियर इंजीनियर्स को ही दिया जा रहा है। अब हम लोगों को मतलब सोचिए ना, इस बार केवल 18 एमटीटीज आए हैं सेल से, मतलब ये गेट से। हमारी संख्या घटाई जा रही है और इधर बढ़ेगा, क्योंकि मेन जैसे मतलब ये पीडब्ल्यूडी में होता है या फिर आपको टाटा स्टील में होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और आप एकदम आराम से 6 से 7 साल में एग्जीक्यूटिव इंट्री ग्रेड में घुस सकते हैं। मतलब टाटा स्टील में तो ये बहुत अच्छा है, मतलब इवन बेटर देन सेल और जिंदल। सर आप अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताइए। अरे कुछ नहीं भाई, मैं तो बिहार से ही हूँ, मधेपुरा से हूँ, बीएन कॉलेज से 12th किया था। तो सर वही है। मैं भी मधेपुरा से हूँ। किस प्रखंड से आप? ये तो मतलब मैं शहर में ही हूँ, रासबिहारी हाई स्कूल, जहाँ से मैंने पढ़ाई किया था, उसी के बगल में मेरा घर है। और हम भी कॉलेज चौक से। ओहो, गुड गुड। सर मेरा क्वेश्चन था कि जैसे कि आपने बताया कि 2 साल में जिंदल में है ना, वहाँ से ट्रेनिंग किया है। सर हम लोग एक्साइटेड है, मेरा भी जिंदल में सर प्लेसमेंट हुआ है। कहाँ सर पोस्टिंग वैसे मिला अभी है, बेलाड़ी वाला या इसमें? नहीं, उड़ीसा में सर अंगुल में हुआ है। अंगुल में हुआ है, हाँ ठीक है। अंगुल जिसमें हम गए थे, मतलब जिसमें हम इंजीनियरिंग कर रहे थे, वो उस समय मतलब फेज में था, उस समय वो रेडी नहीं हुआ था प्लांट। तो लेकिन मैं बेलाड़ी गया हूँ, और आप मान लीजिए कि उसका टाउनशिप आप देख लीजिएगा, तो मतलब बिहार झारखंड में तो कोई शहर उसके टक्कर में नहीं है। अब अंगुल तो मैं इधर गया नहीं हूँ, उड़ीसा वाले में इसका नहीं बता सकता, लेकिन बेलाड़ी में उसके टक्कर का कोई टाउनशिप, बहुत हल्का फुल्का बोकारो हो सकता है उसके आसपास, अदरवाइज इतना अच्छा टाउनशिप है कि वो मतलब फैसिलिटीज़ रहेंगी, बहुत अच्छा फैसिलिटीज़ रहेगा टाउनशिप में, ये मान के चलिए। हमारे सर वहां से हैं, विकास सर, वो वहीं से किए हैं, उसमें थे, तो बता रहे थे कि जो आंगुल में टाउनशिप है वो बहुत ही अच्छा है, हम भी जिंदल का। तो बच्चे थोड़े भयभीत हैं कि प्राइवेट में जाएं कि सरकारी की तैयारी करें, नहीं नहीं और खास करके जिंदल पॉलिटेक्निक लेवल पे रिक्रूटमेंट नहीं करती है। बिहार में पहला बार ऐसा हुआ है कि जिंदल स्टील प्लांट। नहीं नहीं, ये मैंने बताया ना आपको कि अब कॉस्ट कम्पिटिटिवनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जैसे कि हम ही जो चीज़ बेच रहे हैं, वो कोई सेल का कोई नहीं खरीद के घर में लगाता है सरिया। हमारा भी घर बना सब टाटा स्टील ये लगाता है। आप महंगा बेचिएगा, कोई नहीं लेगा, ठीक है। तो अब जैसे इतना मैनेजर रखने का कोई यूज नहीं है, वो समझ रहे हैं, तो धीरे धीरे करके उसको घटा रहे हैं। और जैसे कि हर जगह फील्ड में अब मेन रहेंगे जूनियर इंजीनियर, ये क्लियर हो चुका है हमारे यहाँ भी ऑलमोस्ट। जैसे बताया ना सर, केवल 18 आए थे, हम लोग अपने बैच में 130 बच्चे आए थे एमटीटी, मतलब। तो वो घटाया जा रहा है और उधर बढ़ाया जा रहा है।
ऐसा कुछ नहीं है, जिंदल भी बहुत अच्छी कंपनी है। और फिर तैयारी तो हर समय करते रहनी है, ऐसा थोड़ी है चलिए कि अभी आप जिंदल में आ गए तो आप छोड़ दीजिएगा। अरे आपके पास अभी एज है, आप यूपीएससी की तैयारी कीजिए। हर समय एम अच्छा रखिए, ऐसा थोड़ी है कि उस पर जाके आप कैरियर एकदम फुल स्टॉप करने वाले हैं। सर वहाँ पे तैयारी वारी मैं करने का टाइम पीएचडी कर रहा हूँ, मिलेगा? आपको पता है? वर्क तो मैं भी तो कर रहा हूँ आपसे, तो अब मेरा 9 साल हो गया, हमको एक दिन छुट्टी लेने में हालत खराब हो जाती है। आपको कम से कम अभी 3 साल तक छुट्टी मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। वो तो करने पे है, आपको करना पड़ेगा। मतलब ऐसे आराम। सर ट्रेनिंग पीरियड में उसमें जैसे सप्ताह में सर कितना दिन ट्रेनिंग पीरियड में आप पे कोई लोड नहीं रहता, सीधी सी बात है। 2 साल आपका हनीमून पीरियड होने वाला है किसी भी कंपनी में, ठीक है। जब तक आपको डिपार्टमेंट नहीं मिलेगा और शिफ्ट में नहीं लगेगा, तब तक आपसे कोई काम नहीं कीजिएगा। वहाँ पे अटेंडेंस मार के भाग जाइएगा, वो भी हमको पता है, हम यही किए हैं वहाँ पे। तो इसीलिए आपके पास 2 साल बहुत अच्छा समय है, तैयारी कीजिए, ठीक है। सर बीटेक सर करना हो ट्रेनिंग तो पीरियड में कैसे हम लोग का करेंगे? कौन सा शिफ्ट रहेगा? वो डिपेंड करता है, जैसे कि अगर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है तो वो डायरेक्ट शिफ्ट में भी लगा सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से आपको पहले मतलब 6 महीना तो ज़रूर जनरल में रखेगा, जनरल शिफ्ट में, ताकि आपको ट्रेंड किया जा सके। सर अगर बीटेक करना हो तो कैसे करेंगे? वो अमृतांशु से ज़्यादा अच्छा बताएंगे, क्योंकि अभी अब एएमआई का क्या ये है, उसका हमको बहुत सही से आइडिया नहीं है। एएमआई को लेकिन माना जा रहा है, मतलब बिहार सरकार तो मानती नहीं, है। अभी एएमआई होल्ड पे है। एएमआई हाँ अच्छा अभी भी नहीं मानती है सर, लेकिन वो भी होल्ड पे है। उसका अच्छा, नहीं वो उसका वो मतलब बीटेक वाला डिसीजन है। पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट उससे से, नहीं तो कर अभी सकते हैं। एएमआई और आपको अगर रेगुलर से करना होगा तो लेटरल एंट्री से करना होगा इनको, और लेटरल एंट्री के लिए फिर जॉब करते हुए आप नहीं कर पाइए। और इग्नू से कर सकते हैं सर कि नहीं? नहीं आइडिया, मतलब हम तो पार्ट टाइम कर रहे हैं, तो अब पार्ट टाइम। इग्नू से बीटेक नहीं कर पाइएगा, आप ग्रेजुएशन कर पाइए। ग्रेजुएशन आप पार्ट टाइम करवाइएगा इग्नू से। आप हाँ, लेकिन बाकी टेक्निकल डिग्री आपको पार्ट टाइम नहीं मिलेगी, आपको उसके लिए जाना पड़ेगा कॉलेज। फोटो जा रहा है ये एक ऑप्शन है जिसमें जो भी होल्ड पे है उस पे डिसीजन आना है। ये सारी चीजें आप बाद में भी पूछ सकते हैं, और जो सर से रिलेटेड चीजें हैं वो पूछिए, और किसी का डाउट सर यस वन यस एनीवन। ओके, मुझे लगता है बच्चों के पास डाउट नहीं है, तो हम लोग जो है नहीं जिसका प्लेसमेंट हो गया वो लोग एंजॉय करे, सर कुछ का ऐसा बहुत टेंशन लेने का नहीं है। ऐसे लोड लेकर नहीं चलना है, बहुत एकदम धन्यवाद। आराम से लाइफ जिए, ठीक है। और कोशिश करते रहना, ऐसा थोड़ी है कि एंड ऑफ कैरियर हो गया। अभी तो आप लोग बहुत ज़्यादा, हम लोग इस उम्र में भी कोशिश कर रहे हैं, आप लोग तो अभी बच्चे हैं। बहुत बहुत अच्छा लगा सर, सर हरिओम सर, आपने अपना कीमती टाइम दिया। हाँ, किन्हीं को डाउट है? यस सर मैन्युफैक्चर्ड के बाद उसको मार्केट में एक्सपोर्ट कैसे किया जाता है? किसको नहीं समझ में आया? स्टील मैन्युफैक्चर्ड के बाद एक्सपोर्ट मार्केट कैसे में होता है, एक्सपोर्ट मतलब कैसे होता फॉरेन भेजने का बात कर रहे हैं आप? है? नहीं सर, वो है अपने सेल मार्केट का, अपने जैसे कंट्री कि में। हमारे भी बहुत जगह देखिएगा सेल का आउटलेट खुला हुआ है। और जैसे हमारा क्या है कि हमारा मेन जो ये कस्टमर है वो इंडियन रेलवे है, ठीक है। तो उसके लिए हमको दुकान खोलने की जरूरत नहीं है, चूंकि व्हील यस सर। एक्सल और ये है, प्लस डिफेंस है, जैसे जितना भी आईएनएस विक्रमादित्य है, ये सब के लिए स्टील देते हैं। हमारा मतलब नॉर्मल मार्केट वाला काम कम है, मतलब जैसे, लेकिन प्राइवेट कंपनी का तो आप देखिएगा हर जगह आउटलेट है, उन लोगों का सीएमए होता है। मतलब वहाँ से वो लोग बेचते, पटना में सेल का सीएमओ है, वहाँ से मतलब जिसको भी पूरा बिहार में जैसे कि ज़रूरत है वहाँ पे मिलेगा। वो जो स्टेडियम बन रहा है बड़ा वाला, उसमें भी आप देखिएगा सेल वाला स्टील लगा हुआ है, वहाँ भी वो लोग बैच लगाए हुए हैं। एक्चुअली इन लोगों को ऑर्डर आता है पहले से। डिपार्टमेंट चूज करने का ऑप्शन मिलता है तो कौन सा डिपार्टमेंट अच्छा रहता है? जैसे सिंटर प्लांट ब्लास्ट फर्नेस वगैरह। देखिए अगर आपको करियर प्रोस्पेक्ट पे जाना है तो ब्लास्ट फर्नेस इज़ बेस्ट, ठीक है। जितना भी ईडीसीओ या फिर जो भी होता है वो ब्लास्ट फर्नेस का होता है, लेकिन वो हीट जोन है।
तो अगर आपको आप पे चॉइस है, आप सिंटर भी चुन सकते हैं, बट ब्लास्ट फर्नेस इज बेस्ट। नया ब्लास्ट फर्नेस बहुत अच्छा है जिंदल का। सर वहाँ पे आप टेम्परेचर अराउंड को अभी हेलो, टेम्परेचर कितना रहता है सर हम लोग का, अगर वहाँ पे कोई जाते अंदर हैं नहीं जाता है। ब्लास्ट ब्लास्ट फर्नेस के फर्नेस आसपास? जो है अब पूरी तरीके से ये हो गया है, जैसे वो पुराने वाली बात नहीं है कि आप दुर्गापुर में जाइएगा तो हॉट मेटल बह रहा है, वहाँ से गुजर रहे हैं। पॉस्को ने जितना ब्लास्ट फर्नेस बनाया है, मेरा तीनों नया ब्लास्ट फर्नेस, चाहे कल्याणी हो हमारा या दुर्गा हो जो राउर किला का है, वो सब कहीं भी आपको जाने का ज़रूरत नहीं। टैपिंग सब चीज़ ऑटोमेशन है। टेम्परेचर आपको अंदर जाने का ज़रूरत ही नहीं है। वो सब अब आउटडेटेड बात हो गई कि ब्लास्ट फर्नेस में बहुत हीट है, ये सब कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। इतना एडवांस है, लेवल 2 ऑटोमेशन है। हाँ, आप दुर्गापुर जाके देखिए तब पता चलेगा। पुराना ब्लास्ट फर्नेस में प्रॉब्लम था। नया ब्लास्ट फर्नेस कंप्लीट इंडिया कुछ है ही नहीं। मतलब आप ब्लास्ट फर्नेस मतलब स्टील प्लांट में घूमिएगा, ब्लास्ट फर्नेस पॉस्को का, मिल डेनियली का और एसएमएस हैगलैंड का, तो मतलब कुछ भी इंडियन नहीं है। अब सब चीज़ हम लोग कोरियन लेवल पे काम कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए तो पैसा लग रहा है 70,000 करोड़। हाँ, वो नहीं है कि आपको ईट में घुस के काम करना, वो सब जमाना गया। आप कंट्रोल रूम में रहिएगा, एसी में। हेलो अमृतांशु सर। हेलो। हाँ मैम। मैं बोली कि क्या क्वेश्चन आंसर अभी कंटिन्यू करना है कि सर को अब उनके हाँ नहीं, हम लोग क्वेश्चन है? ले चुके हैं, तो लगभग मैं सब ऑफिशियली किया है, तो अब मैं जस्ट हाँ बिल्कुल। तो अमर अमर रेडी हो तुम? यस मैम। ठीक है। सर के लिए वोट ऑफ थैंक्स प्रेजेंट करो। Thank you, ma'am. First of all, a very good morning, a very good afternoon to all who gather here in this webinar अमर with this wonderful topic. वीडियो। मैम एक्चुअली नेटवर्क एरर है। ठीक है, कोई बात नहीं। A very good afternoon to all who gather here in this webinar with the wonderful topic career opportunity in Australian industry with our amazing speaker. It's me, Amar Kumar. I'm from Mechanical Engineering, NGP Patna 13, a student of Patna 13. I got the golden opportunity to propose the vote of thanks. First of all, I would like to thanks our respected speaker, Engineer Hariom sir, जिन्होंने अपने busy schedule में से इस webinar को lead किया. Thanks a lot, sir. Thank you to tell us what a steel actually is. It is iron, coal, or sails and steel mills. No, it is much more than that. A steel is behind the outbreak of industrial revolution. It is the basis of transportation. यह उन तत्वों में से है जो दुनिया को जोड़ता है और लोगों को करीब लाता है. इस क्षेत्र ने पिछले कुछ वर्षों में जबरदस्त प्रगति हासिल की है और इसी प्रगति के साथ मिली है बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज. थैंक यू सर. वी विल कल्टिवेट दिस एडवाइस यू गेव अस इन रियल लाइफ. थैंक यू सर. थैंक्स अलॉट. स्पेशल थैंक्स टू प्रिंसिपल सर जिन्होंने इस तरह के वेबिनार को आगे बढ़ाया. आई एक्सटेंड माई ग्रेटिट्यूड टू आवर रेस्पेक्टेड प्रोफेसर अमृतांशु रोशन सर and our coordinator Dr. Manju ma'am, not only for spending their valuable time with us but also for organizing such webinars और हमें encourage करने के लिए कि हम इतनी महान पर्सनैलिटी से कुछ सीख सकें. It's my pleasure to thank the dignitaries on and off the camera, not only for participating but also for guiding us to a beautiful life. Thank you, sir. I sincerely thank our technical members, Biswajit sir and our IT club for glorifying this webinar. Last but not the least, I thank my fellow students and listeners जिन्होंने उत्साहपूर्वक इस वेबिनार को अटेंड किया और आपके बिना यह वेबिनार संभव नहीं हो पाता. थैंक यू माय बडीज. एक बार फिर से आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया, दिल से थैंक यू. थैंक्स एवरीबॉडी. बहुत बहुत धन्यवाद आपका. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया अमर. तो हरिओम सर, कभी आपको छुट्टी मिले तो आप जरूर आइए पटना. पटना 13 के बच्चे आपसे जरूर मिलना चाहते हैं और आपसे और ज्यादा जानकारी, क्योंकि इतने थोड़े से टाइम में उनके पास तो अभी बहुत क्वेरीज होंगी. तो फेस टू फेस जब हम मिलेंगे, बिल्कुल आप टाइम निकालिए और हम लोगों को बताइए. हम लोग अरेंज करेंगे सर आपके साथ फेस टू फेस वर्कशॉप के लिए. और मैं सभी सर का घर पटना में ही है. सर पटना आते हैं तो रुकते हैं. अगली बार मैं सर को कैंपस लेके आऊंगा. सर जब भी आपको फुर्सत लगे. जब तो ऑफलाइन हो गया है.
बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और बिल्कुल बल्कि आप एक वर्कशॉप भी कराएँ हम लोगों के साथ तो वो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। थैंक यू मैम, ज़रूर, ज़रूर मैम, आपके और हाँ सर, एक इंडस्ट्रियल विज़िट भी हम लोगों को कराइए अपने स्टील प्लांट का। यहाँ पे होता है, मतलब एचआरडी में जब भी होगा तो मैं अमृतांशु को बता दूंगा, वो होता है, मतलब आप अगर गवर्नमेंट कॉलेज से जब वो आता है तो एचआरडी एक बस उसके लिए करती है और एक एग्जीक्यूटिव देती है बिल्कुल, साथ में, बिल्कुल सर, वो हो बिल्कुल। जाता है, वो उसका एक टाइम होता है, तो मैं एचआरडी में बता दूंगा जब भी उसका ज़रूर, ये निकलेगा, मैं ज़रूर, बताऊंगा। ज़रूर, श्योर। ठीक है, फिर सभी लोगों को बहुत-बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए। हरिओम सर, आपका बहुत तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू अमिताभ हरिओम सर। आपको भी थैंक यू बहुत-बहुत थैंक अमृतांशु, यू। हरिओम और सर को थैंक यू भी मैम। आपने नहीं नहीं, और इतने अच्छी वेबिनार आज हुई और मैं सब लोगों को शुक्रिया करूंगी और जो भी क्वेरी अभी भी बची हुई होगी तो आप सर से कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू अमृतांशु सर, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ठीक है फिर, ठीक, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, थैंक यू मैम, टेक। थैंक यू सर्टिफिकेट मैम, भी थैंक यू लेटर ऑन सर, आपके थैंक साथ यू मैम। कम्युनिकेट कर लूंगा। ठीक ठीक ठीक, जरूर जरूर। थैंक यू हरिओम सर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर।